आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के डेली करंट अफेयर में हम लोग इस वीडियो में 4 सितंबर की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। 9 टॉपिक्स हैं। कई दिनों से इनसाइट काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स दे रहा है, कभी कभी तो 4 या 5 ही आते हैं, कभी कभी 8, 9, 10 भी आ जाते हैं। पर खैर न्यूज़ में चीज़ें ज़्यादा होंगी तो आएंगी। प्रीलिम स्पेसिफिक मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल पहला जो लिंक है उस सीरीज़ का जनवरी से स्टार्ट किया। एक दिन इनसाइट का, एक दिन विजन का, एक वीडियो में एक पूरा मंथ कवर हो जाता है। इसको प्लीज़ देख लेना। एंड मंथली कंपाइलेशन का मैंने बताया रखा है कि सेम प्लेलिस्ट को आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि डेटा एग्जैक्टली सेम होता है। और ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक प्रीवियस डे का रिवीजन कर लेते हैं एक बारी। 3 अगस्त को भी हमारे पास 9 टॉपिक्स आए थे। सबसे पहला टॉपिक था हमारे पास श्री नारायण गुरु का। इनकी 164th बर्थ एनिवर्सरी थी। एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने इजवा फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसको उस टाइम पर अवर्ण कर दिया गया था, अनकैटेगराइज रखा गया था। सोशल रिफॉर्म में बहुत सारा काम किया था, ठीक है ना। सोशल जस्टिस दिलाने में, केरला के लोगों को स्पेशली जो उस समय में हिंदू डोमिनेंट कम्युनिटीज़ थी उन सबसे बाहर आने में, कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको ओवरकम करने में। और इन्होंने अरावीपुरा मूवमेंट चलाया था जहाँ पर इन्होंने एक लॉर्ड शिवा की आइडल को प्लीज़ किया था। अद्वैत आश्रम बनाया था इन्होंने कालाडी के अंदर। और इनका कंट्रीब्यूशन लिटरेरी वर्क में बहुत ही मेजर था। आत्म उपदेश शतकम, मैं कल भी इसको प्रोनाउंस करने में काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था। आत्म उपदेश शतकम इन्होंने कंपोज किया था 1897 में। मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। एक आर्किटेक्चर है सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी नॉलेज के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएंगे IGOT का। एक PM का HR काउंसिल होगा, उसके नीचे एक अलग अलग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा। फिर उसको रन करने के लिए जो IGOT का प्लेटफॉर्म है उसके लिए एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल होगा। फिर एक कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे। मोटिव यह है कि ऑफ साइट से लेकर ऑन साइट लर्निंग के ऊपर जाना है हम लोगों को, ठीक है। टारगेट है कि 2 करोड़ से ऊपर के जो एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं सिविल सर्विसेज में, उन सबको ट्रेन करने के लिए होगा। ऑलरेडी ये चीज़ फंक्शनिंग में है। कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए इसको यूज़ किया जा चुका है। उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उनको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। जो सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जैसे कि लबासना वगैरह हो गया, पुलिस एकेडमी हो गया, और ये सुषमा स्वराज का जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है, इन सब से भी गाइडेंस ली जाती है इसके अंदर कैसे इसको आगे एग्जीक्यूट करना है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो लिमिट थी कि एक रिवॉर्ड दिया जाता है। अगर कोई कंपनी कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है उसको गवर्नमेंट एक रिवॉर्ड देती है कि उस रिवॉर्ड का यूज़ करके वो कंपनी जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है उस टैक्स में थोड़ी सी बचत कर सकती है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी एक लिमिट लगा दी गई है क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है और पेंडेमिक अभी भी है, बहुत ही वाइबल चल रहा है और इकॉनमी जो है वो काफ़ी नीचे गई है। तो गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशंस दिए हैं DGFT की तरफ से, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। रेड बुल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उनका एक कोई डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी है, उनका जो ट्रेडमार्क है वो रेड बुल के जो ट्रेडमार्क है उससे मैच करता है। तो कहीं ना कहीं उसमें आइडेंटिकल था या नहीं था। तो IPAB जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस प्ले को। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई आइडेंटिकल चीज़ें नहीं है। उनका तो एक ये सब ब्रांड है। ट्रेडमार्क क्या होता है, लीगल रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रार कौन होता है, डिफरेंट टाइप के ट्रेडमार्क्स, ये सब हम लोगों ने इस एक्ट में देखा था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी आइडिया, थॉट, इनोवेशन जो आपके इंटेलेक्ट से निकल के आया हो। इंटेलेक्ट बोले तो माइंड का एक पार्ट होता है इंटेलेक्ट। माइंड की बहुत सारी डायमेंशंस होती है, उसमें से एक होता है इंटेलेक्ट। जैसे एक मेमोरी हो गया, एक ईगो हो गया, ठीक है, इस तरीके से। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया गया है, रिलीज़ हुआ है, 13th एडिशन है। 2007 से स्टार्ट हुआ था, 2020 में 13th एडिशन आया है। इंडिया की रैंकिंग जो है वो 4 पोजीशन ऊपर आ गई है, पहले 52 थी, अब 48 आ गई है। सेंट्रल और सदर्न एशिया के अंदर इंडिया टॉप पे चल रहा है। और इंडिया का जो परफॉर्मेंस जहाँ ख़राब हो रही है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जहाँ अच्छी परफॉर्मेंस है वो नॉलेज और टेक आउटपुट्स के अंदर है। टॉप में स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, US, UK, नीदरलैंड, ये सारे चल रहे हैं। 118 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। पहले भी कुछ ऐप्स बैन की गई थी। रीज़न सिमिलर सा दिया गया है कि कंट्री की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेट है, इसलिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69A को यूज़ किया गया है। और एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, उनकी तरफ से एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशन गई थी इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए।
एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस एक प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया है निधि के अंदर, निधि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ताकि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स वगैरह उनको इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड करें, उनको फंडिंग प्रोवाइड करें, उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। महाराष्ट्र के अंदर 600 एकड़ के आर्य फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क के पास में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का यूज़ किया गया है। पर जो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर कुछ हद तक चीज़ें एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं उस फॉरेस्ट के, ट्राइबल लोग होते हैं। रिजर्व के अंदर सब कुछ बैन होता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको रिवर्स उस डिसएडवांटेजेस जो इम्पैक्ट होता है उसको रिवर्स करने के लिए इस तरह से रिजर्व किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि किसी पर्टिकुलर को एरिया को वो रिजर्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंटली इन्होंने काफ़ी एक्टिव मूवमेंट शो की है। जो हमारा पैंगोंग लेक के पास जो मूवमेंट हो रही है, चुसूल वैली के पास सदर्न ब्लॉक के अंदर पैंगोंग लेक के, और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का दूसरा नाम विकास बटालियन है। 1962 के सीनो इंडिया यानी कि चाइना इंडिया का जो वॉर हुआ था उसके बाद इनका गठन किया गया था, और इस फोर्स के अंदर तकरीबन 10,000 के आसपास कमांडोज़ हैं और कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर में आते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने लायक, ठीक है। और विमेन सोल्जर्स भी इसका पार्ट है, ठीक है। दैट्स इट, रिवीजन इज़ डन, जल्दी हो गया आज तो। 4 सितंबर के 9 टॉपिक्स हैं। पहला है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। सेकंड इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। थर्ड है यूएनएससी की 1267 कमेटी। फोर्थ इज़ नोविचोक एंड द CWC। फिफ्थ में द क्वाड मर्जर ऑफ 2 ब्लैक होल्स, एस्टेरॉयड 465824, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन और असम राइफल। कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसमें टॉपिक्स काफ़ी रिपीट वाले हैं, लेकिन हम कवर सारे करेंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास GS पेपर 2 का, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। वर्ड को पकड़ने की कोशिश करो, जन औषधि। जन का मतलब जनता, दुनिया, औषधि का मतलब होता है मेडिसिन। वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स, इसके अंडर ही टॉपिक आता है हमारा। न्यूज़ में क्यों है, ठीक है, देख ही लेते हैं पहले। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंडर जो जन औषधि केंद्र बनाए गए थे, ठीक है ना, कंट्री में बहुत जगह पे बनाए गए हैं, वहाँ से 8 इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, उनका रिकमेंडेशन आया है कि हाँ ये ठीक है, उनको जन औषधि केंद्र से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हमको स्कीम के बारे में जानना है, परियोजना क्या है। ये एक कैंपेन है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है। बहुत सारे लोग इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर कंसिडर कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करना, ठीक है। इनके स्पेशल केंद्र होते हैं, केंद्र मतलब सेंटर्स होते हैं, जिनका नाम होता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। केंद्र मतलब पॉइंट्स बना रखे, सेंटर्स बना रखे जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनिशियली 2008 में लॉन्च हुई थी, फिर इसको बाद में रीनेम कर दिया गया था 2015 के अंदर। ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया, PSU हो गया मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। BPPI इसको इस्टेब्लिश किया गया है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, और इसको सपोर्ट है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का। सेलिएंट फीचर स्कीम के क्या हैं, क्वालिटी मेडिसिन का इजी एक्सेस हो, ठीक है। कवरेज हो क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन की। जेनेरिक मेडिसिन क्या होती हैं, देखो मेडिसिन जो ब्रांडेड मेडिसिन वगैरह होती है ना, उसी की तरह होती है जेनेरिक मेडिसिन। आप उसको जनरल मेडिसिन टर्म से समझ सकते हो। फ़र्क ये होता है कि ब्रांडेड मेडिसिन में जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है ना, उसमें ब्रांडिंग के हिसाब से उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है। जेनेरिक मेडिसिन में बिल्कुल सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ही चीप और एक्सेसिबल प्राइस पे आपको मिल जाती है। तो लोगों का खर्चा बचाने के लिए जेनेरिक मेडिसिन के रिगार्डिंग लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए, ठीक है। पब्लिक एक प्रोग्राम है ये, जिसमें गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, NGO, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं। कंट्री के अंदर जेनेरिक मेडिसिन की डिमांड को जनरेट करना, ठीक है, ताकि लो ट्रीटमेंट कॉस्ट के ऊपर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। ये इनका एक तरीके का एम है। स्कीम लॉन्च, रीनेम बाय मिनिस्ट्री, BPPI जेनेरिक मेडिसिन,
सभी हो गया। ये थोड़ा सा देख सकते हो, बेशक लॉन्च हुई थी 11th प्लान पीरियड के अंदर 2008 में। जन औषधि स्टोर हमारे पास बाय 2017 हमारे पास 3000 है। कवरेज हर जगह पर होती है। मेडिसिनल प्रोडक्ट्स 1000 के आसपास हैं। दैट इज़ ऑल इनफ। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है 1954 का? देखो, एक तो आपको मालूम होगा, एक तो हिंदू मैरिज एक्ट है जिसमें हिंदू, सिख, और हिंदू हो गया, सिख हो गया, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज वगैरह, इन सब के रिगार्डिंग मैरिज के बारे में एक एक्ट बना रखा है। लेकिन इस्लाम के लिए एक अलग है, जो अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि इस्लाम के अंदर मोर देन वन मैरिज अलाउड है। लेकिन बाकी जो रिलीजन है इंडिया के अंदर, ये सब के सब ना एक सिंगल मैरिज अलाउड है, यानी कि इट्स मोनोगैमी। तो इस्लाम के अंदर पॉलीगैमी अलाउड है उस लॉ के अकॉर्डिंग। इसलिए इंडिया में बात की जा रही कि एक जो यूनिवर्सल सिविल कोड लाने की, यूनिवर्सल सिविल कोड यही होगा कि सबके सब एक ही स्टैंडर्ड से सबको ट्रीट किया जाएगा। रिलीजन के बेस के ऊपर कोई भी सेपरेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि भाई किसी एक कम्युनिटी को एक की परमिशन है, किसी को दूसरे की। तो जब ये एक्ट वगैरह आए थे उस टाइम पे हमको एक ऐसे एक्ट की ज़रूरत थी जहाँ पर हम कोई इन जो कोर्ट मैरिज वगैरह होती हैं, जो रजिस्ट्री के थ्रू जो मैरिजेस होती हैं, उन सबको कराने के लिए भी एक एक्ट बनाना पड़ा था। उसको हमने नाम दिया स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 का है। सिंपल इसका मेथड, इसके जो मोटिव होता है, ऊपर का जो कंटेक्स्ट है ना, ये जानने से पहले नीचे से जान लेते हैं कि ये है क्या, एक्ट क्या है। सोलमनाइज करना, सोलमनाइज वर्ड का मतलब होता है कोई भी ऑफिशियल रिलीजियस सेरेमनी का परफॉर्म करना। यूजुअली सोलमनाइज वर्ड जो है मैरिज के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर ये एक्ट कभी आता है आंसर राइटिंग में तो सोलमनाइज वर्ड ही यूज़ करना, क्योंकि ये इसी से एसोसिएटेड वर्ड है, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट ये होता है कि डिफरेंट कास्ट और रिलीजन्स के जो लोग हो ना, वो आपस में मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अपने अपने जो किसी का कोई रिलीजन है, किसी का बिलीफ है, फेथ सिस्टम है, उसको फॉलो करके तो लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन कानूनी तौर पे करना तो गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्शन देती है इस मैरिज एक्ट के तहत कि आप ऐसा इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस कर सकते हैं। प्राइम पर्पज़ था वही इंटर रिलीजियस मैरिजेस वगैरह का। प्रोसीजर क्या होता है सिंपल मैरिज एक्ट के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सिंपल मैरिज एक्ट प्रिस्क्राइब करता है, एक पूरा एलैबोरेटेड प्रोसीजर है मैं कैसे मैरिज को रजिस्टर किया जाना है। जो भी जिनको भी शादी करनी है उनमें से वन ऑफ दोज पार्टीज़, ठीक है ना, उनको एक नोटिस पीरियड देना होता है इंटेंडेड किसकी मैरिज करनी है। डिस्ट्रिक्ट का जो मैरिज ऑफिसर होता है ना, वहाँ जाकर, अब जो डिस्ट्रिक्ट जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए जहाँ पर दोनों में से कोई भी एक पार्टी जिस दिन शादी होनी है उसके 30 दिन पहले जिस एरिया में वो रह रहे थे उस एरिया का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। इसी के ऊपर ये न्यूज़ आई है पूरी, की इस कंटेक्स्ट को मैं ऊपर बताऊंगा। तो ऐसा जो नोटिस होता है ना, ठीक है ना, फिर वो मैरिज की नोटिस बुक में चला जाता है, ठीक है। और वहाँ पर एक पब्लिशिंग होती है, नोटिस होता है एट सम कंस्पिक्यूअस प्लेस इन हिज ऑफिस, यानी कि उस नोटिस को उस ऑफिस के अंदर, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है कि वो ईजिली सीन और अवेलेबल होता है, कोई भी उसको चेक कर सकता है, ठीक है। ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं 2-3, इसके बारे में ही ऊपर ये न्यूज़ आई है। उन्होंने बोला है कि ये कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, इसके रिगार्डिंग एक प्ली साइन की गई थी, एक मतलब स्टेटमेंट दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं इस लॉ के अंदर, इनको हटाया जाए, इनको स्ट्राइक डाउन किया जाए। तो क्या क्या थी वो, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं अभी आपको। फिर ये जो नोटिस होता है ना मैरिज का, ये पब्लिश किया जाता है मैरिज ऑफिसर के द्वारा। वो कुछ डिटेल आपसे मांगेगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स नेम, बेसिक डिटेल्स आपसे मांगते हैं। एनीबडी, अगर कोई इसमें ऑब्जेक्शन उठाता है इस मैरिज की, कोई बहुत सारे ग्राउंड्स के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता है ना कि भाई ये मैरिज होनी चाहिए, क्योंकि रिलीजियस और कास्ट बेसिस होते हैं ना यहाँ पे, इंटर कास्ट, तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑफिसर होता है इनका काम होता है कि उस ऑब्जेक्शन की इंक्वायरी करना, और उसके बाद अगर चीज़ें सही होती हैं तो उसको मैरिज को सोलेमनाइज करना। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया जाता 30 दिन के अंदर, जो रजिस्ट्री होती है उसके 30 दिन के अंदर, तो मैरिज को नॉर्मल तरीके से सोलेमनाइज कर दिया जाता है। तो अब जिन लोगों ने ये प्ली डाली है उन्होंने कहा है कि ये कुछ सेक्शंस हैं इस एक्ट के जहाँ पर कंट्रोवर्सी है। सेक्शन 5 है एक्ट का, जहाँ पर आपने ये बोला है कि जिस पर्टिकुलर इंसान की जो मैरिज पार्टी होगी वहाँ पर रजिस्टर करने जाएगी, उसमें से कोई एक पार्टी वहाँ पर जिस दिन मैरिज करनी है उसके 30 दिन पहले तक वहाँ पर रहनी चाहिए। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है ये। सेकेंड, उन्होंने कहा है कि जो मैरिज ऑफिसर होता है इस नोटिस को बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में रखता है, यानी कि ओपन ही रखता है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है उनके ऑफिस में से। सेक्शन 6 का क्लॉज 2 और क्लॉज 3 है, वो कहता है कि पार्टी को रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपनी प्राइवेट डिटेल्स पब्लिश करें,
ठीक है ना। पब्लिक स्क्रूटनी के लिए, जांच पड़ताल के लिए 30 दिन पहले, जिस दिन भी शादी करनी है उसे 30 दिन पहले उनको अपनी प्राइवेट डिटेल्स पब्लिश करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा था कि ये भी एक प्राइवेसी का मैटर होता है, इसके ऊपर भी इसको भी स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बोलेगा वो हम आगे देखेंगे। फिर उन्होंने बोला है कि ये जो प्रोविजंस है ना, ये प्रिवेसी है जो पार्टी की, उनको वायलेट करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो राइट टू लाइफ आता है हमारा आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 21 क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं हमारे राइट टू इक्वालिटी को भी, जो कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ होते हैं ना, आर्टिकल 14, उसको भी कहीं ना कहीं वायलेट करता है। ऑब्जेक्टिव्स, की प्रोविजन डिटेल्स, आर्टिकल 14, 21। यार आपको ना फंडामेंटल आर्टिकल ना सारे के सारे याद होने चाहिए, बहुत यूज़ हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। UNSC की 1 to 6 7 कमेटी क्या है, ये टॉपिक आता है हमारा इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। पहले तो आपको UNSC पता होना चाहिए, ठीक है, वैसे मालूम ही होगा, लेकिन आप जस्ट इन केस नए हो तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फॉर्मेशन भी 1945 में ही हुआ था, जब यूनाइटेड नेशन बना था। 5 कंट्रीज़ में इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन सी हैं वो 5 कंट्रीज़ जिनका उस समय में जिनके पास न्यूक्लियर पावर थी? कौन कौन? चाइना, रशिया, UK, फ्रांस और USA, ठीक है। चारों के पास उस समय न्यूक्लियर पावर थी, तो इन चारों को परमानेंट मेंबर बना दिया गया था। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, 2 साल के लिए बनते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, बनते रहते हैं। इंडिया को अभी भी रिसेंटली चूज़ किया गया है। इंडिया अगले साल जनवरी 2021 से 2 साल तक के लिए नॉन परमानेंट मेंबर की चेयर लेगा। समझने वाली बात ये है कि जो 5 मेंबर्स होते हैं ना, इनके पास वीटो पावर होती है। अब सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है? वर्ल्ड वाइड हर एक नेशन के अंदर ये ध्यान रखना कि टेररिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश करना, पीस मेंटेन करना, ठीक है, वॉर होने से रोकना, ये यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी इनको हैंडल करनी है, इनको ओवरव्यू करना है। तो 5 जो कंट्रीज़ हैं जिनके पास इसकी वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब सिंपल सा ये होता है कि उस पावर के मतलब एक तो होता है मेजॉरिटी वाली पावर, कि 5 लोग कंट्रीज़ हैं, 5 में से अगर कहीं पर वोटिंग करनी है तो 3 ने अगर किसी एक साइड में बात अप्रूवल दे दी तो मेजॉरिटी चली गई, तो उनकी बात मानी जाएगी। वीटो में ऐसा नहीं होता। वीटो में अगर कोई एक भी अगर अगेंस्ट चला जाता है ना, तो वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। तो जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया जो है परमानेंट सीट सीक कर रहा है, तो 4 कंट्रीज़ ने तो सपोर्ट कर देती हैं हर बार कि ठीक है, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और इंडिया न्यूक्लियर पावर भी बन चुका है, तो इंडिया को UNSC में परमानेंट सीट दे दी जाए, ठीक है। लेकिन चाइना बार बार अपनी वीटो पावर यूज़ के इंडिया को UNSC के अंदर परमानेंट सीट नहीं लेने देता, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ने ना यार मैं आपको वैसे बताता हूँ, चलो यही देखो, पाकिस्तान ने क्या किया था, एक अटेम्प्ट किया था, UNSC के अंदर एक प्रपोजल डाला था कि 2 लोग हैं, 2 इंडियंस हैं, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। और ये आता है रेजोल्यूशन 1267 के अंदर। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इनका जो अटेम्प्ट था ना, उसको डिनाई कर दिया कि नहीं, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। पहले भी पाकिस्तान ऐसे कई कर चुका है, तो इस साल में इसका 3rd अटेम्प्ट था ये। अब ये UNSC की 1 to 6 7 कमेटी क्या है? पहली बार ये 1999 में सेटअप की गई थी, ठीक है, और उसको बाद में थोड़ा सा और स्ट्रेंथन कर दिया गया था जब वो 9/11 के अटैक्स हुए थे US के अंदर। अब इसको दाइश या फिर अलकायदा सैंक्शंस कमेटी भी बोला जाता है। जहाँ पर भी वर्ड आपको दाइश सुनाई देना, वहाँ पर ISIS का नाम समझ जाना। ISIS की अरेबिक लैंग्वेज में दाइश बोलते हैं। ISIS क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया, ठीक है। तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए एक कमेटी है। इसमें सारे ही परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं UNSC के। 1 to 6 7 एक लिस्ट है टेररिस्ट की, ग्लोबल लेवल की लिस्ट है, ठीक है। इसके ऊपर UNSC की स्टैंप भी लगी हुई है कि भाई ये सारे के सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा डिक्लेयर टेररिस्ट हैं। अब इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनलिस्ट और रेजिडेंट्स के भी नाम हैं। तो प्रोसेस क्या होता है अगर किसी को इस लिस्ट के अंदर ऐड करवाना हो? तो कोई भी मेंबर स्टेट, यानी कि UNSC के अंदर कोई भी मेंबर स्टेट होता है, वो एक प्रपोजल सबमिट करता है, ठीक है। 1 to 6 7 कमेटी एज रिक्वायर्ड विद इन नोटिस 4 दिन के वर्किंग डेज़ के लिए मीट करती है। डिसीजन लिए जाते हैं, लिस्टिंग करनी है, डीलिस्टिंग करनी है, कंसेंसस के साथ सहमति सबकी होती है तो उसको लिस्ट कर दिया जाता है। प्रपोजल जो है सभी मेंबर्स को भेजा जाता है। अगर कोई भी मेंबर ऑब्जेक्ट करता है विद इन 5 वर्किंग डेज़, तो प्रपोजल को
नहीं, मतलब अगर कोई भी मेंबर ऑब्जेक्ट नहीं करता 5 वर्किंग डेज़ के अंदर तो उसको अप्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी मेंबर बोलता है, उसको टेक्निकली होल्ड कर लेता है। टेक्निकल होल्ड करने का मतलब है वो कहता है कि भाई मुझे इसके ऊपर और टेक्निकल डिटेल ला के दो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड जो आपने डिटेल प्रोवाइड की है, मुझे लगता है कि और डिटेलिंग होनी चाहिए, तब मैं अपनी साइड से अप्रूवल दूंगा। तो मैटर जो है वो पेंडिंग लिस्ट में रहता है। ठीक है, अब पेंडिंग लिस्ट के लिए क्या होता है, पेंडिंग इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाना होता है 6 मंथ्स के अंदर। लेकिन जिस कंट्री ने प्रपोजल सेटअप किया था वो 3 महीने का एडिशनल टाइम भी ले सकते हैं। जब वो सारा क्लियर हो जाएगा तो फिर इसको अप्रूव कर दिया जाता है। कोई प्रपोजल फॉर लिस्टिंग मस्ट मीट सेट क्राइटेरिया। जो प्रपोजल है ना उसमें कुछ एक्ट और एक्टिविटीज़ आपको इंडिकेट करने पड़ेंगे, जिसको भी इंडिविजुअल, ग्रुप या एंटिटी को आप डिक्लेयर करवाना चाहते हो, उसकी फाइनेंसिंग, प्लानिंग, फैसिलिटेटिंग, प्रिपेयरिंग, परपेट्रिंग एक्ट ऑफ एक्टिविटीज़ कि भाई वो कहीं ना कहीं दाइश से, अलकायदा वगैरह से, ठीक है, इनके किसी सेल से एफिलिएटेड है या नहीं है, ये आपको प्रूव करना पड़ता है टेक्निकल डिटेल्स के अंदर। अगर आप प्रूव कर देते हो तो उसको उस लिस्ट में ऐड कर पाना ईजीली हो जाता है। UNSC 1267 कमेटी एस्टेब्लिश कब हुई थी, कंपोजिशन वगैरह सारे हो गए। नाउ वी हैव नोविचोक एंड द CWC, इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर मेंटेन। नोविचोक क्या है, एक नर्व एजेंट गैस है। ठीक है, बेसिकली एक टॉक्सिक गैस है। ओके, तो जर्मनी ने कहा है कि इस गैस को, नोविचोक को यूज़ किया गया था। ठीक है, एक नर्व एजेंट को, गैस बोल रहा हूँ, नर्व एजेंट को यूज़ किया गया था एलेक्सी नेवल्नी को पॉइजन करने के लिए, जो प्रेजेंट में जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके क्रिटिक हैं और करंटली वो कोमा में है बर्लिन के हॉस्पिटल के अंदर। इसे डेवलप किया गया था सोवियत यूनियन के अंदर 1970s से 80s के दौरान पे। नोविचोक का मतलब होता है न्यू कमर। ठीक है, ये एक बहुत ही हाईली टॉक्सिक नर्व एजेंट है। नर्व एजेंट का मतलब नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है ये। नोविचोक एजेंट्स को बिलीव किया जाता है कि वो जितने भी नोविचोक के एजेंट्स होते हैं, ये VX गैस एक बहुत ही पॉइजन सब्सटेंस होता है, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, VX गैस जो है ना एक सिंथेटिक गैस होती है, टॉक्सिक सिंथेटिक गैस होगी, उससे 5 से 10 टाइम ज़्यादा लीथल है, ज़्यादा हार्मफुल है, ज़्यादा डेथ कॉजिंग है। इशू क्या है, किसी भी तरीके के केमिकल कंपाउंड का वेपनाइजेशन करना बैंड है, किसके अंदर, 1997 के केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के अंदर, और उसी कन्वेंशन का मॉस्को भी एक सिग्नेटरी है। तो CWC मतलब केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। हालांकि मॉस्को इज़ नॉट बिलीव्ड एवर टू हैव डिक्लेयर्ड नोविचोक और इट्स इंग्रेडिएंट्स to the Hague-based Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, which oversees a treaty banning for their use। समझने की कोशिश करना, हेग मतलब नेदरलैंड्स में हेग, उसकी बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, जो केमिकल वेपन्स के ऊपर प्रोहिबिशन लगाती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके ऊपर बेस्ड मॉस्को, जो कि रशिया की कैपिटल है, उन्होंने नोविचोक को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, या फिर नोविचोक के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इनको डिक्लेयर नहीं किया हुआ कि इनके ऊपर कोई प्रोहिबिशन लगाया जा सकता है। बैकग्राउंड क्या है, नोविचोक को केमिकल वेपन कन्वेंशन की लिस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसेस में लास्ट ईयर ही ऐड किया गया था। ये पहली बार हुआ है कि इस लिस्ट को अपडेट किया गया था 1990s में, जब इसे एग्री किया गया था उसके बाद। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन क्या है, एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जहाँ पर केमिकल वेपन्स को बैन किया जाता है और उनका डिस्ट्रक्शन भी किया जाता है। इसके ऑर्डर दिए जाते हैं कि स्पेसिफिक पीरियड टाइम के अंदर इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए। CWC को इम्प्लीमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW। इसके हेडक्वार्टर जो है हेग में है और इसको 2013 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। CWC सभी कंट्रीज़ के लिए ओपन है। करंटली 193 स्टेट पार्टीज़ हैं इसके, जिन्होंने इसको साइन और रेटिफाई किया हुआ है। इजराइल ने साइन किया है लेकिन इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है। 3 कंट्रीज स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ना साइन किया ना रेटिफाई किया है, वो हैं इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन प्रोहिबिट्स, क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिट करेगा, उसकी डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग, एक्वायरिंग, स्टॉक पाइलिंग, रिटेनिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, मिलिट्री प्रिपरेशन का यूज़, असिस्टिंग, एनकरेजिंग, इंड्यूसिंग एनी स्टेट टू एंगेज इन दीज एक्टिविटीज़, और यूज़ ऑफ राइट कंट्रोल एजेंट्स एज ए मेथड ऑफ वॉरफेयर। तो इन सब चीज़ों को ये कन्वेंशन प्रोहिबिट करता है। Novichok key provision about this states, is India party to the convention? Yes.
उससे सिर्फ 3 का देखो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन मतलब अभी इस क्वेश्चन के लिए मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इंडिया है या नहीं है। जब उसने ऊपर बोल दिया कि 193 कंट्रीज़ के स्टेट पार्टीज़ हैं और जो मेजरली जो कंट्रीज़ के पार्ट नहीं हैं वो नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान और इजिप्ट हैं, तो एक ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि 193 में इंडिया तो होगा ही होगा। अगर इंडिया पार्ट नहीं होता तो मना कर दिया जाता। इसी तरीके से आपको एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए। धीरे धीरे वो ऐसे आ जाएगी, लगातार बने रहोगे। अब ये अपना प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करते रहोगे और अपना स्टैटिक भी करते रहोगे तो ये चीज़ें बन जाती हैं धीरे धीरे, लेकिन रेगुलरिटी तो चाहिए होती है। क्वाड, अब क्वाड वर्ड का मतलब ही होता है 4, ठीक है। तो ये आता है हमारे बायलैटरल रीजन और ग्रुप ग्लोबल ग्रुपिंग्स के अंदर एग्रीमेंट्स जहाँ पर इंडिया भी इन्वॉल्व होता है और इंडिया के इंटरेस्ट को भी अफेक्ट हो रहा होता है। न्यूज़ में क्यों है क्वाड? जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने क्वाड के आइडिया को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गुड मैकेनिज़्म है ताकि इंडियन ओशन पैसिफिक रीजन के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जा सके। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कहीं ना कहीं राइल अप करती है चाइना को। राइल अप करने का मतलब होता है कि उनको एंगर करना, उनको एनॉय कर देना। क्वाड ग्रुपिंग क्या है? क्वाड का मतलब क्वाडकॉप्टर से ध्यान रखना 4, एक क्वाड्रिलेटर का सिक्योरिटी डायलॉग है जिसमें जापान, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया हैं। चारों ही नेशन का बहुत ही कॉमन ग्राउंड है, डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, अनहिंडर्ड मैरीटाइम यानी कि बिना किसी रुकावट के मैरीटाइम के ट्रेड होते हैं, सिक्योरिटी पे काम होता है। ये आइडिया पहली बार मूट किया गया था जापानीज़ प्रेसिडेंट शिंजो आबे के द्वारा। मूट करने का मतलब होता है रेजिंग समथिंग फॉर डिस्कशन, और शिंजो आबे ने अभी रिसेंटली हेल्थ कंसर्न साइड करते हुए रिज़ाइन कर दिया है एज जापान्स प्राइम मिनिस्टर। 2007 में उन्होंने आइडिया मूट किया था, हालांकि उस समय इस बात को लेकर आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पुल आउट कर लिया था। तो इस ग्रुप की सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है? क्वाड एक अपॉर्चुनिटी है लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, जो बहुत सारे म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर कोलैबोरेट कर सकते हैं। सभी मेंबर्स का एक विजन है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यानी कि इंडियन ओशन से लेके पैसिफिक रीजन तक का जो ये रूट है यहाँ पर फ्री ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, ये मूवमेंट भी फ्री होनी चाहिए। ईच इज़ इन्वॉल्व, मतलब चारों कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए इन्वॉल्व हैं और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को भी प्रमोट करती हैं। इट इज़ वन ऑफ द मैनी एवेन्यूज़, यानी कि बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर ये चारों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं अपने आपस में काम करती हैं, तो उनमें से एक एवेन्यू क्वाड भी है, ठीक है। तो ये अपने आप में कोई एक्सक्लूसिव कंटेक्स्ट नहीं है। चाइना का व्यू क्या है क्वाड को लेकर? एक बहुत जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है कि जो क्वाड है वो नॉट टेक ऑन अ मिलिट्री डायमेंशन अगेंस्ट एनी कंट्री। मतलब देखो जैसे नेटो है ना, नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या है ना कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं प्लस में यूएस वगैरह हैं, तो ऐसी कोई डिफेंस की जो मिलिट्री की जो कोई डायलॉग साइन किया जाता है ना, कोई ट्रीटी साइन होती है, तो उसमें ये होता है कि अगर एक कंट्री पे कोई अटैक करेगा तो बाकी सारी कंट्री जिन्होंने वो डिफेंस की ट्रीटी साइन की वो सारी उस पर अटैक कर लेंगी, ठीक है। तो अगर इस तरह की क्वाड की कोई ट्रीटी बनती है इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की, तो कोई भी कंट्री इन पे अटैक करेगा इन चारों में से एक पे, तो बाकी 3 उसके सपोर्ट के लिए आ जाएंगी। मान लो कल को चाइना और इंडिया का वॉर होता है तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस चाइना पे अटैक कर देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग होती है। द स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इन चाइना नेवरदलेस हैड ब्रांडेड इट एन इमर्जिंग एशियन नेटो। चाइना के लोगों ने कहा कि ये एशियन नेटो है, ठीक है। आप एशिया में एक नेटो बनाना चाह रहे हो और आप एशिया की जो मेजर पावर है रशिया और चाइना, इनको एक्सक्लूड करके रखना चाहते हो। नोटेबली जो जापान के जो पीएम थे, मतलब अब तो एक्स बोलेंगे, शिंजो आबे, उन्होंने एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज करके एक बार एक स्पीच दी थी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। तो बहुत ही फ्रेश इम्पेटस था क्वाड कॉन्सेप्ट के ऊपर। इम्पेटस का मतलब होता है फोर्स बाय विच समथिंग मूव्स, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया था। कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज का मतलब दो ओशंस का मिल जाना, ठीक है। तो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो जो एशिया और अफ्रीका की जो इवन जो कनेक्शन होगा 2 साइड से, वो भी इन सबको भी ध्यान में रखते हुए। तो अभी जो चाइना के साथ जो हमारा चल रहा है उस बात को लेकर ये न्यूज़ में है काफ़ी टाइम से। कॉम्परिशन, प्रपोजल, कंट्रीज़, जोग्राफिकल ओवरव्यू इंडो पैसिफिक रीजन का, इम्पोर्टेंट सीज एंड स्ट्रेट। चलो कुछ मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की तो ये आपको मैप दिखाई देगा। ये हमारा इंडियन ओशन है, ये हमारा पैसिफिक ओशन है। बेसिकली इन 2 मेजर रीजन को कनेक्ट करने के लिए, अब देखो यहाँ से इंडिया हो गया, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पे जापान आ जाता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया और इस साइड से यूएस की एंट्री होगी,
तो इन चारों का एक कनेक्शन बन जाता है इधर से, गेटिंग इट। तो इनका मैरीटाइम मूवमेंट, इनका डिफेंस एक्सरसाइजेज वगैरह, वैसे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इनकी आपस में बहुत सारी एक्सरसाइज भी होती रहती हैं मिलिट्री की। तो ये एक रीजन बन जाएगा। अब इसमें चाइना एक बहुत ही मेजर कंट्री पड़ता है इधर एशियन रीजन में, ये कहीं ना कहीं एक्सक्लूड होता दिखाई देगा। वहाँ पर बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब भी इसमें एक्सक्लूड होते दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट पावर होगी यूएस की, जो कि पैसिफिक रीजन को भी सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी, इसलिए चाइना इसका थोड़ा सा अपोज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं जीएस पेपर 3 की तरफ। मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स, अवेयरनेस इन स्पेस। ब्लैक होल समझते हैं आप? देखो, ब्लैक होल एक ऐसी बॉडी है जो पूरी की पूरी ब्लैक है, और वो इतनी ब्लैक है कि जैसे आप, अगर आपसे कोई बोले सिचुएशन इमेजिन करके देखो, तो आप लाइट को, जो हमारी विजिबल लाइट होती है ना, इसको आप ट्रैप नहीं कर सकते, आप इसको पकड़ के नहीं रख सकते कहीं पे भी। सेम तरीके से आप ग्रेविटेशन एनर्जी को भी पकड़ के नहीं रख सकते। तो ब्लैक होल एक ऐसी बॉडी होती है जहाँ पर लाइट और इवन ग्रेविटेशन एनर्जी है, ये भी पुल हो जाती है उसके अंदर, ये भी वहाँ खींची चली जाती है, इसलिए उसको ब्लैक होल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स थी जो कि एक कोलिजन हुआ था दो ब्लैक होल्स का। ठीक है, 2019 में उसकी ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया गया था। कोलिजन 2019 में नहीं हुआ है, कोलिजन तो बहुत पहले हो चुका है, 17 बिलियन लाइट ईयर्स अवे हुआ है, इतने डिस्टेंस पे हुआ है। ठीक है, तो उसकी ग्रेविटेशनल वेव्स थी वो 2019 में हमने डिटेक्ट की थी। कहाँ पे? लीगो, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, और डिटेक्टर वर्गो, जो कि इटली में है। तो कैलकुलेट किया था कि ये रफली 17 बिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस से चल के आई हैं। ठीक है, फ्रॉम ए टाइम जिस समय यूनिवर्स अपनी हाफ एज में था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि 17 बिलियन लाइट ईयर अवे को समझने का। देखो, लाइट का जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है कि 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास जाता है। 3 लाख किलोमीटर लाइट एक सेकेंड में ट्रैवल करती है। तो वो कहना चाह रहा है कि 17 बिलियन ईयर्स में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उतनी दूर से ग्रेविटेशनल वेव चल के आई है। ठीक है, एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। इमेजिन करो थोड़ा सा, अब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, अर्थ का डायमीटर भी नहीं है इतना तो। ठीक है, अर्थ का डायमीटर भी 12,000 पे ख़त्म हो जाता है। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में लाइट ट्रैवल करती है, और अब वो लाइट अब एक सेकंड में, फिर एक मिनट में निकालो, फिर एक दिन में निकालो, फिर एक सप्ताह में, महीने में, फिर एक साल में, ऐसे 17 बिलियन ईयर्स में जितना लाइट ट्रैवल करेगी ना, उतने डिस्टेंस से चल के आई है वो। इसके बारे में यूनिक क्या है इस मर्जर के बारे में, जो मर्ज हुआ है दो ब्लैक होल्स का इतना डिस्टेंस के ऊपर। वन ऑफ द टू पेरेंट ब्लैक होल्स, उनमें से एक बहुत ही अनयूजुअल था, इंटरमीडिएट मास था, विच चैलेंजेस द ट्रेडिशनल साइंटिफिक नॉलेज। इट इज़ द फर्स्ट इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल एवर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? इनविजिबल रिपल्स होते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर एक स्टार एक्सप्लोड होता है सुपरनोवा के अंदर। मैं थोड़ा सा नीचे इमेज में आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ आपको रिपल्स दिख रहे हैं, ये जो रिपल्स ब्लैक होल के, ये इनविजिबल रिपल्स होते हैं। ये ठीक है, ये एनर्जी की वेव होती है। ये जब एक कोई स्टार एक्सप्लोड होता है सुपरनोवा के अंदर, या फिर जो दो स्टार्स होते हैं ऑर्बिट करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो जब दो ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं तब ये रिपल्स निकलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ इनके बीच में आती है ना, उन सबको स्क्वीज़ कर लेते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर एक सेंचुरी पहले, 100 साल पहले। 2015 में पहली बार हम लोगों ने किसी ग्रेविटेशनल वेव को एक्चुअल में डिटेक्ट किया था लीगो के द्वारा। ब्लैक होल क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। ब्लैक होल की बाउंड्री के ऊपर एक एज होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। एक पॉइंट होता है नो रिटर्न का, यानी कि कोई लाइट या मैटर उसके अंदर क्रॉस कर जाता है ना एक बार इस इवेंट होराइजन को, तो वो रिटर्न नहीं कर सकता। अब अगर उसको रिटर्न करना होगा तो उसको लाइट की स्पीड से भी तेज़ चलना होगा। अब आप इमेजिन करो कि ऐसी क्या चीज़ है हमारे संसार में कि वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ हो, जो कि अभी तक कुछ भी नहीं है। लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उससे तेज़ कुछ भी नहीं है। तो ब्लैक होल से कुछ भी रिटर्न नहीं हो सकता। एनीथिंग विच क्रॉसेज द इवेंट होराइजन, उसकी डेस्टिनी है कि वो ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में चली जाती हैगी, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना, तो उसकी इनफाइनाइट डेंसिटी होती है, इसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी।
लीगो क्या होता है? एक मैसिव ऑब्जर्वेटरी है, मतलब एक लैब है जहाँ पर हम लोग कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ताकि वहाँ से फिर बाद में एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। ऑब्जेक्टिव होता है कि ग्रेविटेशनल वेव की ऑब्जर्वेशंस को एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए यूज़ करना। ये प्रोजेक्ट ऑपरेट करता है 3 ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स के साथ, ठीक है। 2 तो हैं हैनफोर्ड के वाशिंगटन में और नॉर्थ वेस्टर्न यूएस में, और एक है लिविंगस्टन में जो लुजियाना में है, साउथ ईस्टर्न यूएस में। प्रपोज्ड ये है कि जो लीगो का जो इंडिया प्रोजेक्ट है उसका एम है कि 1 एडवांस लीगो डिटेक्टर हैनफोर्ड से इंडिया लाया जाएगा, ठीक है। इसमें काफ़ी समय से काम चल रहा है, इस पर बात चल रही है। ये इंडिया में आने के बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है, वो इसके ऊपर फर्दर काम करेंगे। अभी जो लीगो है वो बेसिकली आप MIT की बात करो तो MIT उसके ऊपर बहुत प्रोग्रेसिवली काम कर रहा है। वो ओपन होता है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए कि वो जहाँ पे जाएँ और रिसर्च करें उसके ऊपर, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही कोई रैंडमली नहीं जा सकता वहाँ पर। जनरल थ्योरी, फर्स्ट ग्रेविटेशन, लीगो, इवेंट होराइजन, लीगो इंडिया, वर्गो लोगेटर इटली, ठीक है। ऊपर से ओवरव्यू सारा हो चुका है। एस्ट्रॉयड 465824, ये भी अवेयरनेस इन स्पेस के लिए है। नासा ने कहा है कि जो एस्ट्रॉयड है इसका नाम 4658242010FR है। ये जो गीज़ा का जो पिरामिड है ना उसके भी डबल साइज़ का है, और ये अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा सितंबर 6 को। अब इसको क्लासिफाई किया गया है नियो और PHA, यानी कि क्लासिफिकेशन होती है एस्ट्रॉयड्स की, तो उसमें 2 कैटेगरी में इसको डाला गया है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी और पोटेंशियली हजार्डियस भी, दोनों में। NEOs क्या होते हैं? नासा ने डिफाइन किया है कि नियोज जो होते हैं ना ये कॉमेट्स होते हैं और एस्ट्रॉयड्स होते हैं जो कि किसी भी नियर बाय प्लैनेट की ग्रेविटेशनल एनर्जी से पुल हो जाते हैं और फिर वो अर्थ के नेबरहुड के अंदर आ जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर मोस्टली वाटर आइस होता है, ठीक है ना, और डस्ट पार्टिकल के साथ वो एम्बेडेड होते हैं। एस्टेरॉयड क्या होता है? एस्टेरॉयड जो है रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के आसपास ऑर्बिट करते हैं और ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है ना। इनको माइनर प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं। अगर नासा का डेटा की बात माने तो टोटल 9,94,383 काउंट है नॉन एस्टेरॉयड का, ठीक है। द रेमिनेंट्स फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम ओवर 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। रेमिनेंट्स का मतलब होता है कि जो ये अवशेष हैं सारे के सारे, ये रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम को फॉर्म कर, जिन्होंने सोलर सिस्टम को बनाया था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले। वाई मोस्ट द एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड ओनली इन वन ओरिजिन। ये देखो आपको एक एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। ये 2 पर्टिकुलर प्लैनेट्स के बीच में है, मार्स और जुपिटर, इसके बीच में एक ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये जो पर्पल से सारे आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं सारे के सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं कि पर्टिकुलर रीजन में क्यों है। मोस्टली जो सच ऑब्जेक्ट्स होती हैं ये एस्ट्रॉइड बेल्ट की, ये मतलब मोस्टली जो ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं ना ये सारे के सारे आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट में मिलेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1.1 से लेके 1.9 मिलियन तक एस्ट्रॉइड्स हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इसी बात से है कि ये जो बेल्ट है ना ये फॉर्मेशन ऑफ जुपिटर के फॉर्मेशन से बनी थी। तो ग्रेविटी का जब यहाँ पर फॉलोइंग एक रोल ख़त्म हो गया था तो कहीं ना कहीं ये उसी स्पेस में स्टक हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद ये आपस में कोलाइड होते रहते हैं, इनके टुकड़े होते रहते हैं एंड फर्दर ये मूवमेंट में रहते हैं। अदर टाइप ऑफ ये एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? हमने 2 तो देख लिए थे ना, एक तो PHA वाले देख लिए थे और एक देख लिया था हमने नियो वाला। फिर ट्रोजन भी होते हैं और NEA भी होते हैं, ठीक है। ट्रोजन वो एस्ट्रॉइड होते हैं जो किसी लार्जर प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है उसी को शेयर करते हैं, उसी ऑर्बिट के अंदर उसी के साथ घूमते रहते हैं। फिर होता है एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड, ठीक है, जो कि अर्थ के बिल्कुल पास से गुजरते हैं, ठीक है। जो अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं उनको अर्थ क्रॉसर भी बोलते हैं। अब साइंटिस्ट जो एस्ट्रॉइड को ट्रैक क्यों कर रहे हैं? इसलिए ट्रैक कर रहे हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि क्या इनमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है प्लैनेट्स के हिस्ट्री की, सन के बारे में, या फिर कब जब सोलर सिस्टम हमारा बना था उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए यहाँ से, तो ठीक है। प्लस में ये भी देखते हैं क्या कोई एस्ट्रॉइड जो पोटेंशियली हजार्डियस तो नहीं है हमारे अर्थ प्लैनेट के लिए। पोटेंशियली हजार्डियस एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना मार्स और जुपिटर के बीच में, इसमें कुछ 1400 के आसपास ऐसे एस्ट्रॉइड आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि पोटेंशियली बहुत ही ज़्यादा हजार्डियस हैं। नासा की माने तो पोटेंशियली हजार्डियस एस्ट्रॉइड जो हैं वो करंटली डिफाइन किए गए हैं कि क्या पैरामीटर है उनका एस्ट्रॉइड का पोटेंशियल, क्या कि वो अर्थ के पास से कितना करीब से गुजर सकते हैं, कितना करीब से गुजरेंगे उसके कारण अर्थ में नुकसान हो सकता है। सडनली वो ग्रेविटी कैच में आ गए स्ट्रांगली तो वो अर्थ के ऊपर आके गिरेंगे और बहुत सारा नुकसान कर देंगे।
स्पेसिफिकली जो भी एस्ट्रॉयड है जिनका मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और या फिर उससे कम है, उनको कंसिडर किया गया है पोटेंशियली हजार्डियस एस्ट्रॉयड। बेसिकली वही जो अर्थ के कितना पास आ सकते हैं, 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इतना पास जो आ सकते हैं। तो अगर कोई इतना पास से गुजरेगा तो क्या उसको डिफ्लेक्ट किया जा सकता है, उसका पाथ को चेंज किया जा सकता है? जो मोस्ट ड्रास्टिक मेजर है अभी तक का जो लिया गया है वो है AIDA, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट, जिसमें नासा का डार्ट मिशन भी इन्वॉल्व है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेरा। मिशन का टारगेट है डिडमोस, ये एक बाइनरी नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है, ठीक है। तो बहुत सिग्निफिकेंट थ्रेट है, इससे अर्थ का जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ये एंटर कर सकता है, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट थ्रेट है इसका। 2018 में नासा ने अनाउंस किया था कि इन्होंने डार्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है और इसका स्केड्यूल्ड लॉन्च 2021 का है। इसका एम है कि ये स्लैम करेगा स्मॉलर एस्ट्रॉयड को डिडमॉस सिस्टम के अराउंड 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 2022 के अंदर। हेरा इसको स्केड्यूल किया गया 2024 में लॉन्च होगा। ये डिडमॉस के सिस्टम के अंदर 2077 में पहुंचेगा, उसके इम्पैक्ट को मेजर करेगा, ठीक है ना, कि जो क्रेटर बनाया जाएगा डार्ट के द्वारा कि भाई कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। जब डार्ट किसी एस्ट्रॉयड से कोलैप्स करेगा तो उससे क्रेटर तो फॉर्म होगा इस एस्ट्रॉयड के ऊपर, तो उसको मेजर करने के लिए हेरा HERA यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इसको बनाया जा रहा है। तो एस्ट्रॉयड का जो ऑर्बिट की जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें क्या डिफ्लेक्शन आएगा इस कोलिजन के बाद, उसको स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा उसको। ओह डन, सारे हो गए। ड्राफ्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, ये मैंने कई बार पढ़ा दिया है और अभी जो जुलाई की जो मंथली कंपाइलेशन गई है ना विजन की, उसमें ये पूरा टॉपिक डिटेल में आया था। और विजन की जो मंथली होती है उसमें बहुत डिटेल में टॉपिक्स आते हैं। तो लिंक नीचे प्लेलिस्ट में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दी है प्लेलिस्ट की, उसमें बिल्कुल रिसेंट वाला विजन का ओपन कर लो। एनवायरनमेंट सेक्शन की वीडियो में पहला ही टॉपिक है, लेकिन इसमें अभी जो अपडेट आया है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ये EIA का प्रोसेस क्या होता है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बेसिक बता देता हूँ। कुछ रूल्स वगैरह बनाए होते हैं कि अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट लेते हो उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं। तो इंडिया ने कुछ रूल्स बनाए थे, ठीक है, पहले भी बनाए थे, 2 बार अपडेट हो चुके, 2016 में भी अपडेट हुए, 1994 में अपडेट हुए थे, अब 2020 में अपडेट किए गए हैं। तो उन अपडेट को लेकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कमेंट आया है, वो कमेंट देख लेते हैं क्या है। UN के स्पेशल रिपोर्टर हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ कंसर्न जताए हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने ड्राफ्ट जो बनाया है इसके ऊपर, और उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा है कि भैया आपने जो ये चेंजेस किए हैं इसके अंदर, ये तो कहीं पर भी कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। तो ये UN के स्पेशल रिपोर्टर कौन होते हैं? ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होते हैं जो UN के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। ये काम करते हैं कंट्री के ऊपर या फिर एक थीमेटिक मैंडेट के ऊपर जिसको यूनाइटेड नेशन स्पेसिफाई करता है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन का जो HRC ह्यूमन राइट काउंसिल है ये स्पेसिफाई करता है। तो 3 मेजर इश्यूज़ इन्होंने रेज़ किए हैं। पहली बात तो इन्होंने बताया जो क्लॉज 14 का जो सेकंड है और 26 का एक एग्जाम्पशन है कि कुछ सेवरल लार्ज इंडस्ट्रीज़ और प्रोजेक्ट्स को पब्लिक कंसल्टेशन से हटा दिया गया है। यानी कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट अगर आपको लॉन्च करना होगा वहाँ पर, तो इस इम्पैक्ट असेसमेंट में उन्होंने कहा कि इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स का पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पशंस हैं ये बहुत ही अनवारंटेड है क्योंकि इनका सब्सटेंशियल एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ड्राफ्ट की जो नोटिफिकेशन है इसमें पब्लिकेशन नहीं होगा किसी भी इन्फॉर्मेशन का या फिर किसी भी पब्लिक कंसल्टेशन का। अगर किसी प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ये लेबल कर देती है कि भाई इसमें एक स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन है तो उसके रिगार्डिंग पब्लिक हियरिंग उसकी नहीं होगी। तो इन्होंने जो ये तो बल्कि इसमें DI मतलब EIA में मेंशन है ना, तो इन रिपोर्टर्स ने जो इसमें कंसर्न जताया उन्होंने ये कहा है कि आपने ये डिफ़ाइन नहीं किया है ये स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन होंगी क्या। आपने इस चीज़ को डिफ़ाइन कर दो, पहले तो उसको डिफ़ाइन करो कि भाई कौन से प्रोजेक्ट को आप स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन में पुट करोगे। तीसरा उन्होंने कहा कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का, ठीक है, मतलब कि आप एक इसमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती है कि इतना असेसमेंट मिलने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद भी आप क्लियरेंस ले सकते हो, आप काम स्टार्ट कर सकते हो। तो जो ये रिपोर्टर्स हैं इन्होंने कंसर्न ये जताया है कि एक बार अगर क्लियरेंस मिल ही मतलब उनको काम करना स्टार्ट कर ही दिया तो फिर तो EIA का जो पर्पस होता है वो तो पूरा का पूरा फेल ही हो गया ना। तो ये कुछ कंसर्न इन्होंने जताए हैंगे, ठीक है। और EIA मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें
टॉप 3rd पे मिल जाएगी आपको, 3rd या 4th मिल जाएगी। विजन की जुलाई की एनवायरनमेंट की पहली वीडियो है, मतलब एनवायरनमेंट की वीडियो में पहला ही टॉपिक है पूरा का पूरा डिटेल में। आज का लास्ट टॉपिक है असम राइफल्स। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मिज़ोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथांगा, उन्होंने बोला है असम राइफल्स को कि वह अपने बेस को आइजॉल से शिफ्ट करके जोखासांग में शिफ्ट कर लें, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इशू क्या है? एक स्टैंड ऑफ हुआ है मिज़ोरम गवर्नमेंट का और जो असम राइफल्स का, जो कि 18 अगस्त को बिगिन हुआ था, जहाँ पर कुछ 15 पर्सनल थे इस फोर्स के 46 बटालियन के। उन्होंने एलिजिटली फोर्स किया था अपना, मतलब उन्होंने बोला था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कोविड-19 के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इग्नोर कर रही है, तो आपस में इनका एक स्टैंड ऑफ हो गया था। इससे पहले भी जो मिज़ो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट है, उन्होंने 1988 में असम राइफल्स को बोला था कि वो शिफ्ट हो जाए आइजॉल से, क्योंकि एक एनकाउंटर में उन्होंने 12 सिविलियंस को मार दिया था। अब मार दिया था नहीं था, 12 सिविलियन मर गए थे एक एनकाउंटर में। असम राइफल क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इनको रेफ़र किया जाता है दे आर सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, और ये इंडिया की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। पैरामिलिट्री का मतलब क्या होता है? जो मेन मिलिट्री को, आर्मी को सपोर्ट करती है वॉर के टाइम पर। मेन जो वॉर जो फ्रंट होता है वॉर का, उसमें किसको फाइट करनी होती है? वो होता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। पैरामिलिट्री जो भी होती हैं सपोर्ट करने के लिए होती हैं, CRPF, BSF, असम राइफल, ITBP, SSB, ये सब सपोर्ट करते हैं। तो सेंटिनल्स का मतलब होता है कि ये नॉर्थ ईस्ट के गार्ड्स बोल सकते हो आप इनको, ठीक है, सोल्जर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के सोल्जर से गार्ड होते हैं। तो ये सिंगल यूनिट के तौर पे बनाए गए थे, ठीक है, कॉल्ड चचर लेवी इन 1835। ये ब्रिटिश के रूलर्स को सपोर्ट करते थे नॉर्थ ईस्ट में पीस मेंटेन करने के लिए। इंक्रीमेंटल गेन हुए इनके नेम चेंज हुए, असम फ्रंटियर पुलिस से असम मिलिट्री पुलिस, फिर वहाँ से ईस्टर्न बंगाल से असम मिलिट्री पुलिस, फिर 1978 के अंदर इनको असम राइफल्स का ऑफिशियल नेम मिल गया था। ये जो यूनिट है इन्होंने दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स में सर्व किया है। इनका जो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है वो 1962 से इंडियन आर्मी के पास है, लेकिन इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ये होम मिनिस्ट्री के पास है, ठीक है। तो ऑपरेशन कंट्रोल है डिफेंस मिनिस्ट्री के पास और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है होम मिनिस्ट्री के पास। इसी कारण इनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। ये टॉपिक कई बार एडिटोरियल में आ चुका है असम राइफल्स को लेकर। इस पे मेंस का क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं हर बार। असम राइफल का फॉर्मेशन, फंक्शन, ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑल डन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।